प्यारे दोस्तों, एक लड़की की शादी एक बंदर से हो गई। ये एक सच्चा वाक्य है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस शादी के बाद उस बंदर ने उस लड़की के साथ क्या किया, आगे हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहले के जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीर के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरख्वान बिछाया गया। वहां पर एक बंदर भी था। बादशाह ने कहा, कैसे भी खाना दो। वह बंदर बार बार पेड़ से नीचे उतर कर आ रहा था। जब उसके आगे खान डाला गया तो उसने नहीं खाया। ने बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक टिकरी पर कोयले से कुछ लिखता है, और फिर बंदर ने वह टिकरी बादशाह को पकड़ा दी। बादशाह ने देखा तो वहां पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरख्वान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरख्वान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वह भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ टिकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आराम करूंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वह बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ, क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर टिकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार करो, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौर कागज को ले लेता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वह बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलजान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वह घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से यह होने लगा कि शहजादी को जब भी बंदर देखता तो उससे कहता, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसे यह बात अच्छी ना लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देख, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, बंदर झट से महल से कागज कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो ये पढ़कर रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से यह तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह की कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वह बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी।
लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा, वह सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वह अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करेगा। वह कुछ नसीहत करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करें। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वह बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वह मुझे जान से मार देगा। लेकिन यह तो नामुमकिन है। मैं उसे साफ बता देता हूं कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वह मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना आना जब तक कि वह बंदर यहाँ से चला ना जाए। शहजादी ने कहा कि अब आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू करें। मल्लिका को जब यह बात मालूम हुई, उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मल्लिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मल्लिका जब यह देखा तो हैरान रह गई। मल्लिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वह बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक बार रात के वक्त मल्लिका ने नौकरानी वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। दूर से मल्लिका ने दोनों की बातें सुनी। शुरू की अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मल्लिका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वह शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। यह देखकर मल्लिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा, तो यह बात है। तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना ज़्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मल्लिका वहाँ से पलट कर जाने लगी। उसको एक एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मल्लिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली यह अपने ऊपर पहनकर भला क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर यह कभी भी बंदर नहीं बनेगा। यह सोचकर वह बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मल्लिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। हैरान होकर शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगाई है। शहजादी ने कहा, अम्मी जान रुक जाइए, आपने यह क्यों लगाई? वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। बंदर का कुछ पता नहीं चलता। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा, वह भटकती फिरती उसके पांव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से कहा, क्या बात है चकोर, तू इतना परेशान क्यों है? चकोर ने कहा, क्या बताऊं, यहां से पूर्व की तरफ एक शहजादा है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूं। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़े हुए हैं। वह सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर करके हार गए हैं। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा, शहजादे की हालत ऐसी भला कैसे हुई? चकोर ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, ए चकोर, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोर ने कहा, है, अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और इन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक रोजाना सुबह शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि यह मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीट इकट्ठा की और एक तबीब के भेस में
वह पूर्व की तरफ चल पड़ी। वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाएं लीं और ज़रूरत का सामान खरीदकर शहजादी शाही महल में पहुंच गई और पहरेदार से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वह शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुलाकर लाओ। बादशाह ने देखा कि यह तो अभी नौजवान है, यह तो शहजादे का भला क्या इलाज करेगा। इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम जिसका इलाज ना कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे? बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वही मेरी सजा। यह सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दिया और शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज शुरू कर दिया और महीने भर ही में शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनामा देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ यह कि 40 दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वो लेप किया और वहां से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहां से आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी अपने साथ लेकर वह अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को यह मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहत याबी की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता न था। शहजादा बहुत परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि कैसा तबीब था, वह कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहां से चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वह अपने वालिद से इजाज़त लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था। उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे, मालूम देते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं और मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। शहजादे ने कहा, ए मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता हूं। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दरअसल मैं वही बंदर हूं जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा कि बेटा यह कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा कि आपको मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है। बादशाह ने कहा, बेटा वह तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेले रहती है। शहजादा वहां खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, शहजादी तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर न छोड़ी, मेरा सारा जिस्म जला डाला। वह तो भला हो, एक तिब्बी का जिसने मुझे ठीक किया है, और उसने मुझसे उसका कुछ लिया भी नहीं सिवाय मेरी एक अंगूठी के, और वह चुपचाप वहां से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वह तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब आपको इंसान बना हुआ देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया ताकि आप दोबारा बंदर ना बने। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी भी बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे यह सारी बातें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला।
तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरण नजर आया। मैंने उस पर तीर चलाया। वह हिरण मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरण की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वह सब के सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके करीब एक 8 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। वह बुजुर्ग रो रहे थे। उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वह बुजुर्ग रो रो कर उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे की टांग पर तीर मारा था। दरअसल यह बच्चा वहीं हिरण का बच्चा था जिसको मैंने तीर मारा था, और अब वह इंसानी शक्ल में था। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। बस यह उनके कहने की देर थी। मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अब मैं जंगल जंगल भटकता फिर रहा था और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उनके पांव पकड़ लिए। रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरी उस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ कर देना। हमें चाहिए कि हम इसे माफ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख, इससे सीख तूने इसके साथ क्या किया, और यह तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूं। तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी, तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तू इंसान की शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहां से आ गया। मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। 6 महीनों तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा कि उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहां से अपने साथ महल में लेकर आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी, और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की यह बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मल्लिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मल्लिका ने शहजादे से माफी मांगी और शहजादे ने मल्लिका को माफ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है बेटा, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है, अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका हाथ बटाने जरूर आता रहूंगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। शुक्रिया।